हेलो। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है अच्छे से? यस आ रही है। ठीक है। ये वाला चैप्टर अपना कितने मार्क्स का है अभी वाले पेपर में? सर पूरा पेपर हमारा 25 मार्क्स का होगा। हमें डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं पता, बट 3 आ रहे हैं चैप्टर्स। चैप्टर 3 इंडियन इको का, चैप्टर 4 और बीओपी। उधर से अपना बीओपी कर लिया? आपको बीओपी बोला था, हो गया? तो रिवाइज करना रहता है अभी। ठीक है ठीक है। और चैप्टर 1 और 2 भी देख लेना है एक बार, इसके कहीं माइंड से ना निकल जाए। यस सर सर। आइए जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं, पीछे से जांचते हैं कि ये चक्कर क्या है। एक्चुअली देखो, सीबीएसई की चालाकी, आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर है, चैप्टर 3 जो बीएसटी का है, यस सर। उन्होंने कहा है कि हमने उसको कट कर दिया है। एक्चुअली उसमें से उन्होंने एलपीजी काटा है। उसका सीधा अच्छा रीजन है कि इस पर चैप्टर इको में तो पढ़ा ही रहे हैं हम, उनको काट दो, खुश हो जाएंगे बच्चे। देखो जी, अच्छा। तो चैप्टर 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा कि इंडिया ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करी। चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ा पूरा, यस सर। जो किसी भी कंट्री के 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। याद है आपको कौन से 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स? यस सर, ग्रोथ। ओके, सबसे पहले ग्रोथ, ओके, मॉडर्नाइजेशन, हाँ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सेल्फ रिलायंस, रिलायंस एंड इक्विटी। इक्विटी। हाँ। ठीक है। तो ये कहते हैं कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करी। 1956 में इंडिया ने कुछ रेजोल्यूशन पास किया था, उसका नाम क्या था? 1956 में आईपीआर। हाँ, वेरी गुड, इंडस्ट्रीज पॉलिसी रेजोल्यूशन इन्होंने इंडस्ट्रीज। पास किया था। हाँ। उसके अंदर इन्होंने, यस आपको याद है, 3 कैटेगरी बनाई थी कि कुछ इंडस्ट्रीज हमारी हैं, कुछ में आप थोड़ी सी मदद यस कर सर। लेना, कुछ में आप पूरी तरह से काम कर लेना, पर कंट्रोल हमारा रहेगा। हाँ तो सर। ये चला। अब देखिए, हमने 1950 से काम करना शुरू करा, हमें नहीं पता था कि कैसा काम होगा। शुरू में हमने शुरू कर दिया काम, वो चीज 20 ओके। 30 35 साल बाद पता चली। तो हर एक्सपर्ट ने अपने हिसाब से उस पर अपना रिव्यू दिया। कुछ लोगों का रिव्यू काफी पॉजिटिव था। उन्होंने कहा जी देखिए, इंडिया 6% के जीडीपी को अचीव कर पा रहा है, हम लोग 6% के रेट से ग्रो करते हैं। जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उसका जो परसेंटेज है जीडीपी के अंदर, जो उसका कंट्रीब्यूशन है, वो बढ़ गया। कुछ लोगों का कहना ये था कि इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल रिस्ट्रिक्शंस लगा लगा के और सारा काम पब्लिक सेक्टर को सौंप के इंडिया ने अच्छा नहीं किया, कि आज पब्लिक अच्छा। सेक्टर कंपनियां घाटे में हैं, उनकी लायबिलिटीज इतनी ज्यादा है। तो ये सारी बातें एक्सपर्ट्स की थी कि आपने ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। कोई कहता था अच्छा है, कोई कहता था बुरा है। लेकिन 1991 आते आते क्लियर हो गया कि अच्छे से ज्यादा बुरा ही था। अच्छे से ज्यादा बुरा, जो अच्छा। सबसे बड़ी बात है, जहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे, वो इतने थे कि हम 15 दिन या 14 दिन की पेमेंट ही कर सकते थे। जो हम अच्छा। बाहर से इंपोर्ट करते हैं, पैसा सामान इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए जो हम पेमेंट करते हैं, आपको पता है कि वो पेमेंट फॉरेन करेंसी में जाती है, फॉरेन एक्सचेंज आपको पे यस करनी सर। है। फॉरेन एक्सचेंज हाँ। का सारा रिजर्व रिजर्व बैंक के पास होता है। तो आरबीआई के यस पास सर। ही फॉरेन करेंसी नहीं थी। अब देखिए हम्म। दूसरा रीजन इसका, गवर्नमेंट ने हमेशा से डेफिसिट बजट फॉलो किया। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट को डेफिसिट बजट फॉलो करना था, क्योंकि वो लोग कैपिटलिज्म के साथ साथ थोड़ा सोशलिज्म भी फॉलो कर रहे थे, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। तो जो सरकार की फिस्कल पॉलिसी थी, हमने बजट वाले चैप्टर में हाँ। पढ़ा है, सरकार की जो यस सर। फिस्कल पॉलिसी थी वो ये थी कि एक्सपेंडिचर दबा के करेंगे और रेवेन्यू थोड़ा सा कम रखेंगे। ये था। रेवेन्यू सरकार उतना जनरेट नहीं कर पाती थी, पर सोशल कंसेप्ट की वजह से गवर्नमेंट को जबरदस्त तरीके से एक्सपेंडिचर करना पड़ता था। और बुरी बात तब होती है जब ये एक्सपेंडिचर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हम गवर्नमेंट बजट में पढ़ के आए हैं, जिससे सिर्फ जो पैसा सिर्फ खाने पीने में खर्च हो जाता है, लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च हो जाता है, सिर्फ वेलफेयर के लिए। अगर सरकार अपने खर्चे में खर्चा ज्यादा कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट से इसकी हम तो जी कंपनियां खड़ी कर रहे हैं, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो चलो समझ भी आती है बात। पर अगर सरकार सारा पैसा यस सर। खाने पीने पे उड़ा रही है, लोगों को खुश रखने के लिए उड़ा रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है, तो अल्टीमेटली
इकोनॉमी में गारंटी है कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। यस तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी खराब थी, इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से। इन्फ्लेशन का रेट 1990 के आसपास करीब करीब 16% था। आज 2, 4, 3, 4, 5% पड़ जाता है तो परेशान हो जाते हैं, सरकार से सवाल करने लगते हैं। उस समय 16% का इन्फ्लेशन था। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना होने की वजह से जो सामान हम इंपोर्ट करते थे वो सामान भी महंगा ही आता था। उसके और भी रीजंस हैं। महंगा क्यों आता था इंडिया के अंदर सामान? क्योंकि आपको पता ही है, जब सरकार ने 1956 में रिस्ट्रिक्शंस लगाई तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से टैरिफ्स लगाना शुरू किया हुआ था। टैरिफ्स का मतलब आप समझिए इंपोर्ट ड्यूटी। इतने हैवी टैक्सेस थे कि जो सामान इंडिया के बाहर से आ रहा है वो वैसे भी महंगा ही था और वो और महंगा हो जाता था इंपोर्ट ड्यूटी लगने के कारण। और गवर्नमेंट का इस पर जस्टिफिकेशन था दैट वी आर प्रोटेक्टिंग आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तो ग्रो हो एटलीस्ट, बाहर की कंपनियों से कंपटीशन हम इंडिया में नहीं आने देंगे। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? यस तो आगे चलते हैं। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जबरदस्त तरीके से डेफिसिट में था। आरबीआई को बार बार कहीं ना कहीं से पैसे मांगने पड़ते थे, कभी किसी कंट्री से मांगता था, कभी किसी से। वर्ल्ड बैंक से भी पैसे मांगे थे। वर्ल्ड बैंक का एक और नाम है, वर्ल्ड बैंक को उस समय कहते थे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक आपको डेवलपमेंट लोन देगा। आप अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं, वर्ल्ड बैंक आपको लोन देगा, करिए डेवलप। आप अपने देश को सुधारना चाहते हैं, हालत खराब है, रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए भी लोन देगा। इंडिया भी गया वर्ल्ड बैंक के पास। इंडिया ने अपनी सारी बातें रखी। उन्होंने कहा इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, फॉरेन करेंसी हमारे पास है नहीं, 15 दिन बाद हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम तेल कहाँ से लाएंगे, इंडिया की तो पूरी इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, हम इतनी सारी दिक्कतें हैं। और उसी समय के टाइम पे अपने सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे अटैक किया हुआ था, गल्फ वॉर चल रहा था। एयरलिफ्ट अगर आपने देखी हो तो ये उसी टाइम पर बनी हुई है मूवी। तो गल्फ वॉर चल रहा था, तो उसकी वजह से जो हमारा ऑयल का प्राइसेस था, वर्ल्ड वाइड जो ऑयल का प्राइस था वो वैसे ही बढ़ रहा है। ऊपर से हमारा रुपया पिट रहा है, ऊपर से हमारे पास करेंसी नहीं है, तो करें क्या, जाए तो जाएगा। ठीक है जी। तो फाइनली हमने वर्ल्ड बैंक से बात की। वर्ल्ड बैंक ने कहा तुम्हें हम एक धेले का लोन नहीं देंगे, तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम्हें ब्याज देने के लिए लोन लेना पड़ता है, तुम्हें किस बात का लोन दे? जो कंट्री ब्याज देने, इंटरेस्ट पे करने के लिए लोन ले रही है, वी कैन से वो कंपनी कर्ज में फंस चुकी है, द कंट्री इज इन डेट ट्रैप। वर्ल्ड बैंक ने कहा आप एक बात, हाँ बोलो बोलो। सर इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट जीरो है? प्राइमरी डेफिसिट जीरो? यस सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सारा, ऐसा नहीं है कि सारी बोरोइंग इंटरेस्ट में गई, पर हाँ उनको कई बार इंटरेस्ट पे करने के लिए भी लोन लेना पड़ता था। पर ये भी था कि फिस्कल डेफिसिट का जो कुछ हिस्सा बचा जाता है वो मेजर पोर्शन उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च होता था, याद है? अच्छा ओके यस। ठीक है ना, इस पे खर्च होता था, इसीलिए अगले साल और फिस्कल डेफिसिट आता था। इसीलिए हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। ओके सर ओके। ठीक है, आइए वापस चलते हैं अपने पास। तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा भैया कुछ आपको अपनी इकोनॉमी को कुछ ठीक करना पड़ेगा, तभी हम लोन देंगे। तो करीब करीब उस टाइम पीरियड पे वर्ल्ड बैंक ने शायद इनको $7 बिलियन का लोन दिया था। $7 बिलियन का एक लोन पास किया था वर्ल्ड बैंक ने। पर शर्तें ये थी कि आप अपने जो ट्रेड रूट्स हैं उन्हें ओपन कीजिए, ट्रेडिंग पार्टनर्स बनाइए। मोटा मोटा उनको कहा गया कि प्लीज आप अपनी इकोनॉमी को खोल दीजिए। अच्छा। हम लोग उस समय भी बहुत डरते थे, हमारे उस समय के जो नेता लोग थे, शायद नरसिम्हा राव की सरकार थी शायद, तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर अपने पास थे ये मनमोहन सिंह जी। इनकी सोच थोड़ी सी अलग थी, इनकी सोच शुरू से ही अलग थी। इन्होंने कहा कि जो 1757 से लेके अपने पास 1947 तक का जो सीन था वो बहुत पुरानी बात है। ही सेड अब हम बहुत जवान हो चुके हैं, इंडिया यंग है, ग्रो कर सकता है, बहुत ग्रोथ पोटेंशियल। और दूसरी बात, हम लोग इस बार बाहर वालों से सीख के आगे बढ़ेंगे, ये नहीं है कि उन्हें खुद पर कब्जा करने देंगे। इनका शुरू से ही ये कहना था कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी के जो बैरियर्स हैं वो खोल देने चाहिए। अब हम इतने भी नादान नहीं है कि कोई आएगा और हम पर कब्जा कर लेगा।
और कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड तक हम थोड़ा बहुत न्यूक्लियर नेशन भी बन गए थे। 74 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था अपना पहला, थोड़ा बहुत बन गए थे पर फुल्ली नहीं थे, वो सिर्फ एक डमी मॉडल था। तो काफी ठीक थे हम, 2-3 वॉर लड़ चुके थे, काफी ज्यादा ठीक थे हम कि भाई ठीक है, हम ऐसे किसी को उठा के कब्जा तो नहीं करने देंगे खुद पे। तब जाके एक कमेटी बनी जिसके हेड थे मनमोहन सिंह। उस समय प्रॉपर इंडिया ने एक पॉलिसी पास करी जिसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। एक्चुअली चैप्टर का नाम भी यही है, जिसमें हम लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पढ़ेंगे और चैप्टर में उसको नाम दिया गया एन अप्रेजल। अप्रेजल में हम देखेंगे कि भाई उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट था, ये सारी बातें इसके अंदर देखी जाएंगी। अच्छा, अब देखिए होता क्या है। किसी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है आपको, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये रियल लाइफ पर भी अप्लाई होती है ये चीज। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को ठीक करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है, उसे कहते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स। एक चीज होती है भी से स्टेबलाइजेशन मेजर्स, और दूसरे होते हैं स्ट्रक्चरल मेजर्स। देखिए दोनों में फर्क क्या है। आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, या फिर आप कह सकते हैं आपने उस प्रॉब्लम को दबा दिया या थोड़ा बहुत ठीक कर दिया। इंडिया क्या करता था, हर बार जब भी प्रॉब्लम आती थी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस कर देता था। जैसे मैं आपको याद बताता हूँ, 1980s में हालत खराब हमारी यहीं से हो गई। 1980s से जब इंडिया ने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा डगमगा गया है, उसकी डेबिट क्रेडिट साइड खराब हो रही है, इनफ्लो आ नहीं रहा है, आउटफ्लो ही आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो आएगा कहाँ से, आपने मौका दे रहे हो किसी को क्या? तो 1980s में गवर्नमेंट ने अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को थोड़ा सा रिलैक्स किया, थोड़ा सा। एग्जैक्ट ड्राफ्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्स किया कि चलो कर लो इंपोर्ट, कर लो एक्सपोर्ट, कर लो टैक्स थोड़ा सा हम थोड़ा आपका सही कर देंगे। उसके बाद उन्होंने थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज को लेके भी कुछ रूल्स थे इंडिया के अंदर, वो भी थोड़े बहुत उन्होंने रिलैक्स कर दिए। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एक प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही है, हम उसको थोड़ा 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 ठीक करते जा रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट 1 साल ठीक हो जाएगा, 2 साल ठीक हो जाएगा, 3 साल ठीक हो जाएगा, पर हो तो आप इंडिया ही ना, वही इंडिया जो किसी को आने नहीं दे रहा अंदर। 1 साल 2 साल के लिए आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। तो अल्टीमेटली हम भी अपनी लाइफ में यही करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है हम कुछ जुगाड़ लगा के 2-4 दिन, 3-4 महीने, 1-2 साल निकाल लेते हैं, पर वो प्रॉब्लम फिर आती है बाद में। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर ऑलवेज टेम्पोररी, ऑलवेज टेम्पोररी। जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे चाणक्य, उनका भी मानना ये था कि आप अपनी चाहे कंट्री की बात करें, अपनी लाइफ की बात करें, यू शुड नॉट फॉलो स्टेबलाइजेशन मेजर्स, क्योंकि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या होते हैं, ये प्रॉब्लम की जड़ काट देते हैं, उसको रूट से उखाड़ देते हैं। स्ट्रक्चरल मेजर्स आर ऑलवेज परमानेंट, ऑलवेज परमानेंट। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल मेजर। इंडिया हर बार स्टेबलाइजेशन मेजर ले आता था। प्रॉब्लम होती थी, चलो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, प्रॉब्लम होती है, चलो थोड़ा सा ठीक कर लेते, चलो इस साल बजट में ये बदलाव करेंगे, या चलो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, फॉरेन करेंसी देख लेते हैं, थोड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रिलैक्सेशन दे देते हैं, चलो सोना गिरवी रख के लोन ले लेते हैं, इस साल का काम हो जाएगा। तो स्टेबलाइजेशन मेजर सिर्फ जुगाड़बाजी थी। अच्छा अच्छा। स्ट्रक्चरल मेजर हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो 1 मार्क में क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आप उसको स्टेबलाइजेशन मेजर में डालेंगे कि स्ट्रक्चर चेंज। स्ट्रक्चर चेंज मतलब आपने पूरा का पूरा इकोनॉमी को ही बदल डाला। स्टेबलाइजेशन कैसा है कि भैया रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाई आपके ऊपर से, सब काम हम ही कर रहे हैं, अभी भी सब चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है। कोई भी फॉरेन से इंडिया के अंदर नहीं बिजनेस कर सकता आके, सारे रिस्ट्रिक्शन भैया बस 1-2 साल का जुगाड़ कर दिया आपने बजट पॉलिसी में चेंज करके, थोड़ा आरबीआई से बात करके। उस जमाने में आरबीआई की अगर हम बात करें, आरबीआई को एक नाम दिया जाता था, आरबीआई यूज्ड टू बी कॉल्ड रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। टोटल मोनोपोली आरबीआई की, कंट्रोल, इससे पूछे बिना सोच ही मत लेना कि क्या है। प्राइवेट बैंक्स हुआ ही नहीं करते थे। एक्चुअली 1960 के आसपास सरकार ने ऑलमोस्ट सारे बैंकों को नेशनलाइज कर दिया था। नेशनलाइज करने का मतलब होता है कि सारे बैंक अब सरकार के कंट्रोल के अंदर हैं। अच्छा, 1960 के आसपास कई बैंकों को सरकार ने नेशनलाइज कर दिया था। उस समय थे प्राइवेट बैंक्स, पर इन्होंने उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था
कि अब हम चलाएंगे इन बैंकों को, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग सेक्टर बैंक में नहीं आ सकता। और पूरी तरीके से उसको भी आरबीआई रेगुलेट करता था, एक एक बात आरबीआई से पूछ के करेंगे, क्या इंटरेस्ट रेट रखना है, किसको कितना लोन देना है, किसको कितना लोन देना है, सीरियसली कि आरबीआई बताएगा इसे लोन देना है कि नहीं देना है। तो आरबीआई यूज्ड टू बी अ रेगुलेटर। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस आए, आरबीआई की रेगुलेटर वाली इमेज को ठीक करके इट बिकेम facilitator of banking system, moreover a supervisor of banking system। रेगुलेटर से अब आपको सारी चीजें पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ डिसीजन अब बैंक्स खुद भी ले सकते हैं। हर चीज आपको आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं। आप चाहते हैं अपनी नई ब्रांचेस खोलना, आप किसी भी शहर में नई ब्रांचेस खोलिए, आपको सही लगता है तो खोल सकते हैं। आरबीआई से आपको, आप आरबीआई को बताएंगे, उससे पूछेंगे नहीं। बहुत जगह से आरबीआई का जो एक मैसिव कंट्रोल था वो कम किया गया। इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उन्होंने कहा कि चलो आ जाओ इंडिया के अंदर लगा लो आप पैसा, इंडियन कंपनीज में लगा लो पैसा। मैक्सिमम 74% तक आप पैसा लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अब देखिए 74% का मैं थोड़ा बताता हूँ, ये लॉ से रिलेटेड है, कंपनी लॉ से रिलेटेड है। 74% इज वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज। देखिए कैसे, ये लिख लेना, बुक में नहीं मिलेगा 74 क्यों, व्हाई, ये परसेंटेज क्यों, 70 क्यों नहीं, 73 क्यों नहीं, 76 क्यों नहीं। देखिए एक्चुअली कंपनीज की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें दो तरह से डिसीजन पास होता है, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है स्पेशल। ऑर्डिनरी के अंदर अगर 51% वोट डल गए जिस चीज को, वो डिसीजन या तो पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा, वट। स्पेशल के अंदर आपको 3 टाइम्स मेजोरिटी चाहिए, 3 टाइम्स मेजोरिटी। तो अगर इंडिया में कंपनीज, फॉरेन की कंपनी को मैं 74% की हिस्सेदारी देता हूं, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करा सकते जब तक सामने वाले आपकी हेल्प ना करे। देख रहे हो आप, 3 टाइम्स का मतलब 75% को क्रॉस करना, 76% की वोटिंग होनी चाहिए आपके पास। अगर मैं किसी फॉरेन कंपनी को 76% वोटिंग पावर दे दूं, तो समझ लो वो कंपनी वही चलाएंगे, क्योंकि वो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं, ऑर्डिनरी भी पास कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी, आप नीचे आ गए घर के? हाँ 1 मिनट रुकिएगा, मेरा ऑर्डर आया, जल्दी लो। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सब आ रही है। हाँ सॉरी, वो कॉल आ जाता है तो ये नेट कट जाता है, सॉरी। ओके। एक सेकंड, शायद वो, आपको आ रही है आवाज मेरी? हाँ सर। 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है ठीक है, आ रही है, सही है। आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इंडिया के अंदर जो लॉ है कि 75% से ज्यादा मेजोरिटी अगर आपके पास आ गई तो भैया अब आपको कोई नहीं रोक सकता, आप चला लो कंपनी। अच्छा। तो इन्होंने क्या कहा, फॉरेन कंपनीज आ सकती हैं पर 74% से ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 26% इंडियन कंपनीज के, इंडियन के पास होना चाहिए, ताकि वो इस डिसीजन को ब्लॉक कर सके अगर वो गलत डिसीजन ले रहे हैं तो। ठीक है जी। ओके ओके। बट यस, अगर 74% है तो ऑर्डिनरी डिसीजंस तो वो बहुत आसानी से ले लेंगे, इंडियंस से वो सुनेंगे भी नहीं उनकी, वो क्या कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा तो ठीक ये है। इंडिया का कंपनी लॉ है कि भाई 3 टाइम मेजोरिटी, 1 टाइम, 2 टाइम मेजोरिटी। जैसे मेजोरिटी तो 2 टाइम चाहिए होती है ना, ये देखिए इस तरह से है ना। अगर मैं हाँ हाँ। मेजोरिटी को 25-25% के 4 पार्ट्स में बांटता हूँ, तो मुझे 2 टाइम्स से ज्यादा की मेजोरिटी ऑर्डिनरी में चाहिए, 3 टाइम्स से ज्यादा की स्पेशल में। तो स्पेशल रेजोल्यूशन थोड़े से अच्छा। इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, क्रूशियल होते हैं, तो उन्होंने वो इंडियंस के हाथ में भी थोड़ा रखा कि आपका मन करे तो दे देना उनको, ओके, वरना मत देना, नहीं होगा डिसीजन पास। ठीक है जी। ओके। यस तो ठीक है, उन्होंने कंट्रोल रखने की कोशिश की। अब आप एक काम कीजिए, आप कहाँ से पढ़ेंगे मैं बताता हूँ। बुक खोली हुई है ना आपने? यस सर। हाँ आप, एक सेकंड, हाँ आप ओपन कीजिए, चैप्टर शुरू कीजिए पढ़ना, और लिबरलाइजेशन टॉपिक जहां से स्टार्ट हो रहा है ना उससे पहले तक सब पढ़ डालो, बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन सब पढ़ो आप, वर्ड टू वर्ड। ठीक है। मेरे को 2 मिनट दीजिएगा प्लीज, एक सेकंड के लिए, इस चीज से आजादी चाहिए हमको। सर ट्रेड बैरियर्स हटाना। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स हटाना।
फालतू की कंट्रोल से हटाना, किसी भी तरीके का कंट्रोल हो अगर वो फालतू का कंट्रोल है जिसकी जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए, yes, sir. लोगों का मानना ये था, जो थोड़े एक्सपर्ट लोग थे उनका मानना ये था कि ठीक है, आप 1950 में जैसी सिचुएशन थी हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे, आपको जो ठीक लगा आपने वो किया। कई बार ऐसा होता है हम जो डिसीजन लेते हैं वो 50 साल बाद लगता है कि बहुत गलत था, पर जिस समय लिया था उस समय वही बेस्ट था। तो 1950 में Yes, sir. जो डिसीजन था एकदम करेक्ट डिसीजन था, क्योंकि हम थे नहीं वहां पे, हम ऐसे कैसे कह देंगे गलत डिसीजन था, हम थोड़ी ना थे, उनको जो ठीक लगा वो किया उन्होंने, जो बेस्ट जगह देश के Yes, लिए। sir. दुश्मन तो थे नहीं थे देश के। पर अब 1980 आ चुका है, 90 के आसपास आप हैं, हालत खराब हो रही है, आप खुद देख रहे हैं कि जो आपकी जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं जिन्हें आप बहुत अच्छा समझ के चला रहे हैं वो घाटे में हैं। इतना भी क्या सोशल Yes, वेलफेयर sir. करना कि आप लोगों को फीड कर रहे हैं, स्पून फीडिंग कर रहे हैं। आप हर साल उधार लेके उन कंपनियों में पैसे डाले जा रहे हैं, वो कंपनियां फिर भी घाटे में चल रही हैं, तो क्या फायदा? हाँ, आप एफिशिएंटली उन्हें चला नहीं पा रहे। द प्रॉब्लम इज yes, sir. आप एफिशिएंटली उन्हें चला नहीं पा रहे, ना वो कंपनियां रिजल्ट दे रही हैं। तो यू कैन से बिजनेस स्टडीज में जो चैप्टर 1 कहते हैं, यू आर नॉट इफेक्टिव एंड यू आर नॉट इवन एफिशिएंट। टारगेट्स अच्छा, भी आप okay. अचीव नहीं कर पाते अपने, और आप पैसा भी खर्च किए चले जा रहे हैं। एक तो होता है कि आप इफेक्टिव हैं, इफेक्टिव हैं, चलो देश का कुछ भला हो गया, थोड़ा पैसा खर्च हो गया, आपसे काम भी Yes, नहीं sir. हो रहा और आप इफेक्टिव भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम थी। आगे देखिए क्या सर, है। हाँ बोलो बोलो। इस दौरान प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा था? इस दौरान प्राइवेट, अरे ये क्या हो गया, इस दौरान प्राइवेट सेक्टर को तो कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा था ना। प्राइवेट सेक्टर में हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा है ना, लाइसेंस राज था। यस कुछ सर, तो मतलब कंपनियां जो जरा भी लाइसेंस नहीं था ना, कुछ कंपनियां जो इंडस्ट्री। लाइसेंस ले पाती थी वो कर पाती थी। ये टाटा और ये अपना आइडिया वाले जो बिरला लोग हैं और ये अंबानी लोग हैं, इन्हीं का बोलबाला था सारा। ये पीछे से जमे हुए लोग हैं, ये लोगों को फटाफट से अच्छा, लाइसेंस मिल जाता था, पर जो नई कंपनियां थी उन्हें मिलता नहीं था। ये लोग कई बार बेवजह भी लाइसेंस ले लेते थे ताकि किसी और को ना मिले लाइसेंस, सिंपल सी बात है। यस सर। अच्छा, है ना? ये चलिए तो ओके ओके, हाँ। तो जो मेन पॉइंट था लोगों का वो ये था कि चलिए, उस समय जो लगा वो किया, अच्छा किया, सही था, पर गवर्नमेंट इज नॉट मेड फॉर डूइंग बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट इज नॉट मेड फॉर डूइंग बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर इज मेड फॉर डूइंग बिजनेस। तो अब उनके हाथ में कंट्रोल दीजिए और बाहर आइए। बट द प्रॉब्लम इज गवर्नमेंट आज तक बाहर आ ही नहीं पाई है। गवर्नमेंट की आज भी करीब करीब 250 से 300 कंपनियां गवर्नमेंट की है इंडिया के अंदर। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे सुधर रही है, जैसे रिसेंटली उन्होंने भारत पेट्रोलियम को प्राइवेटाइज किया है काफी ज्यादा। तो ओके 250-300 ओके। कंपनियां आज भी हैं। गवर्नमेंट को ये सारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देनी चाहिए। डेफिनेटली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखने चाहिए ताकि मोनोपोली ना चले, एक अच्छी हेल्दी प्रैक्टिस रहे मार्केट में। पर सरकार को कंपनियां नहीं चलानी चाहिए। गवर्नमेंट इज यस सर। नेवर फॉर बिजनेस। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कंट्रोल दीजिए, जिसका काम ही यही है, जिसके पास एफिशिएंसी है, जो अपने प्रॉफिट के बारे में भी सोचेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के भी बारे में सोचेगा। इन्होंने कहा आपने पता है क्या किया है, आपने फॉरेन कंपनीज को जब इंडिया में आने से रोका, तो जो थोड़ी बहुत प्राइवेट कंपनियां इंडिया में बिजनेस कर रही थी वो लोग हो गए हैं सारे आलसी। क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे अच्छा, वाले चैप्टर में, इन लोगों को पता है कस्टमर के सामने कुछ भी फेंको उसे खरीदना पड़ेगा। हाँ, इन्होंने फाइनली इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जो जबरदस्त तरीके से ये लोग रेगुलेट करते थे, उस पर इन्होंने शुरू करा डीरेगुलेशन। अच्छा, डीरेगुलेशन के अंदर हम क्या कहेंगे कि अब आपको बात बात पे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपका बिजनेस करने का मन है, ओके। कीजिए। आपको अपने बिजनेस में प्रोडक्ट का प्राइस जो दिल करे रखिए, मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेसिस पर एक बार देख लीजिए। प्राइवेट सेक्टर को पहले कुछ लिमिटेशन ये थी कि स्मॉल इंडस्ट्री को हम लोग प्रोटेक्ट करते थे। तो स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्रोडक्ट फिक्स थे कि इसके अंदर लार्ज कंपनियां बिजनेस नहीं कर सकती। जैसे आपने शायद लास्ट ईयर पढ़ा होगा, करीब करीब 800 प्रोडक्ट आज भी स्मॉल स्केल के लिए फिक्स्ड है। उस समय बहुत यस सारे सर। प्रोडक्ट्स थे। तो इन्होंने ये हाँ, थोड़ा सा डीरेगुलेट किया। इन्होंने कहा नहीं नहीं, अब आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राइस अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको नई नई ब्रांचेस खोलनी है, ओके। आप नई नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। पहले इंडस्ट्रीज थी, उन्हें 17 किया था इन्होंने बीच में 1991 से, जिसे मैं स्टेबलाइजेशन मेजर में काउंट कर रहा हूँ, 17 किया। अच्छा, 17 ओके। को फाइनली इन्होंने कहा छोड़ो यार, रेलवे अपने पास रखेंगे, एटॉमिक एनर्जी अपने पास रखेंगे, और केमिकल्स वगैरह जो चीजें हैं, हैजार्डस चीजें हैं, वो अपने पास रखेंगे। उनके लिए आपको आज भी लाइसेंस चाहिए।
डिफेंस अच्छा। के लिए आपको आज भी लाइसेंस अब तो खैर ये रह गया है, रेलवे वगैरह ही रह गया है, रेलवे और एटॉमिक। डिफेंस के अंदर अब प्राइवेट सेक्टर अलाउड हो चुका है। ओके ओके। टाटा और रिलायंस, आपको शायद पता भी नहीं है कि वो लोग इंडिया के लिए अब डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चर करते हैं। रिलायंस का भी करते हैं, रिलायंस भी करता है, टाटा भी करता है। तो अब प्राइवेट सेक्टर अच्छा। डिफेंस में अलाउड है। दो ही रह गए हैं। अब कोई कंपनी ये नहीं कह सकती न्यूक्लियर बॉम्ब हम बनाएंगे या ट्रेन हम अपनी चलाएंगे। ये दो तो आज भी सरकार के हाथ में ही है। ओके। ठीक है जी। तो एक हाँ। बार आप लिबरलाइजेशन में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से पहले तक का एक बार रीड करके देखो आप। सर। ओके सर। ठीक है जी, क्लियर है। यस सर। आइए फिर आगे चलते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर की बात मैं ऑलरेडी आपको थोड़ी सी बता चुका हूं। फाइनेंशियल सेक्टर में आपको क्या लगता है कौन कौन काउंट होता होगा? फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा, नहीं पता होगा आपको क्योंकि हमारे। आपने अभी वो पढ़ा नहीं है। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में आपका बैंकिंग सेक्टर आता है पूरा, हाँ। और आपका आता है फाइनेंशियल मार्केट। ये आप उसमें पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर है आपकी, सेकंड बुक का पहला चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे, वहां डिटेल में आएगा। दीज आर द मेजर कंपेटिटर। बैंक वाले कहते हैं हमें दो पैसा, स्टॉक मार्केट कहती है हमें दो पैसा। तो बात ये है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लेके आए, इसके अंदर दो ही चीजें हैं, सिर्फ दो ही हैं। अब बैंक के अलावा आपके माइंड में जो आता है ना वो सब इसमें आ जाएगा। इसमें सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं आता, इसमें म्यूचुअल फंड्स, इसके अंदर जो आपके माइंड में आता है, स्टॉक से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड, डिबेंचर से रिलेटेड, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, एवरीथिंग। ओके। तो सिर्फ दो ही सेक्टर्स हैं। फाइनेंशियल सेक्टर को उस समय रेगुलेट करता था आरबीआई। आरबीआई 1934 से रेगुलेट कर रहा है। इसको रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया गया। इन्होंने कहा यार ये एक्सेसिव कंट्रोल हटाओ, बैंकों को थोड़ा अपने हिसाब से काम करने दो। प्राइवेट सेक्टर्स बैंक अलाउ किए गए। पहले आरबीआई डिसाइड करता था कि बैंक कितना पैसा अपने, कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे बैंक, बताइए। डिपॉजिट की लिमिट अच्छा। आरबीआई सेट करता था, इंटरेस्ट रेट आरबीआई सेट करता था, किसको कितना देंगे, किस सेक्टर को कितना पैसा देंगे, हर चीज आरबीआई डिसाइड करता था। तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर पहले हमने आरबीआई को यहाँ से फैसिलिटेटर बनाया। इसके बाद अगर मैं बात करूं फॉरेन मार्केट, इंडिया के बाहर से अगर कोई फॉरेन इंडिया की मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, उन्हें कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, सुनिएगा। अच्छा। यस सर। कोई बाहर का कोई बहुत बड़ा बैंक है, कोई बाहर का कोई बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है, बाहर की कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंडिया के अंदर अगर यही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में रह के इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके। डीआईआईज तो अलाउड थे इंडिया के अंदर, पर एफआईआईज वर नॉट अलाउड एट ऑल। तो इन्हें अलाउ किया गया कि चलिए आप आ जाइए। बड़े बड़े बैंकों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट करना अलाउ कर दिया। ठीक है जी। तो एक बार आप ये यस वाला सर। पार्ट पढ़ के देखिए, यहीं पर वो 74% वाला डिस्कशन आएगा। आप पढ़ के देखिए एक बार, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अच्छा। ओके सर।
सिर्फ फॉरेन बैंक्स को भी अलाउ कर दिया हाँ जी, इंडिया फॉरेन में? बैंक्स का मैं एग्जांपल दूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो आप नाम सुनते हैं, इसके अलावा हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, बड़े सारे फॉरेन बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं आज। अच्छा। जर्मन का वो डोश बैंक भी है, मेरे को स्पेलिंग तो याद नहीं है उसकी, बोलना भी शायद नहीं हाँ। आता है, ठीक है ना, वो बैंगलोर में उसकी एक ब्रांच है। ओके सर। जो आपके अमेजोन के रिफंड्स आते हैं ज्यादातर इसी बैंक के चेक होते हैं वो। अच्छा। ये सब अकल मनमोहन सिंह जी की थी, आज हम जहां भी हैं हम उन्हीं की वजह से हैं। ओह। इस चीज को कोई डिस्कस नहीं करता कभी भी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता जो हाँ। टॉप टॉप पे बैठे हैं उन्हें पता ही नहीं है ये सब क्या हो रहा है। ओह अच्छा। ओके सर, कर लिया। ठीक है जी, इधर आगे चलते यस। हैं, हाँ। थोड़ा सा टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं। देखिएगा, टैक्स रिफॉर्म्स में हम अच्छे से जानते हैं टैक्स तो दो ही तरह के होते हैं, एक अपना डायरेक्ट टैक्स होता है जो जिसका है वही देने जाएगा, और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता यस है सर। कि भैया कोई बात नहीं, ये तो कंजम्पशन पे लगता है, जिससे आप सामान या सर्विस खरीद रहे हो उसी को दे देना, उससे हम ले लेंगे। यस। सिंपल। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी कॉल्ड कंजम्पशन टैक्स, कि आप पैसा खर्च करेंगे ना तो आप टैक्स दे देना। डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड इनकम, कैन बी कॉल्ड इनकम टैक्स, कि कमाओगे तो दे देना, फिर अच्छा। खर्च करोगे तो दे देना। देखिए सिस्टम क्या है, हमें पता भी नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। मैंने 100 रुपया कमाया, यस। गवर्नमेंट ने कहा 100 रुपया कमाया, लाओ 30 रुपए हमारे, टैक्स। कमाने की सजा है 30 रुपए, फिर मेरे पास क्या बचा 70 रुपए। इसे इकोनॉमिक्स के टर्म्स यस में सर। कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, आई कैन स्पेंड दिस मनी। हाँ हाँ। ठीक है, अब मैं 70 रुपए खर्च करने बाहर गया, गवर्नमेंट ने कहा लाओ 10 रुपए। पैसा कैसे खर्च कर रहे हो आप, लाओ 10 रुपए, 60 रुपए ही खर्च कर सकते हो। अल्टीमेटली कमाने पर भी टैक्स दूंगा मैं और खर्च करने पर भी टैक्स दूंगा। ठीक है जी, ये अच्छा। सिस्टम है। ओके यू हैव टू ओके। पे टैक्स व्हाइल व्हेन यू अर्न, और उसी पैसे पे आपको दोबारा टैक्स देना है व्हेन यू स्पेंड। पर सरकार की इसमें जो बात है वो ये है, हम गवर्नमेंट को कहते हैं आप एक ही नोट पे आप 2 बार टैक्स ले रहे हो। गवर्नमेंट से हम एक ही नोट पे 2 बार तो टैक्स ले रहे हैं, पर हम अलग अलग टैक्स ले रहे हैं, एक ही टैक्स नहीं ले रहे 2 बार। बात समझ आ रही है? अच्छा। उन्होंने कहा हम इनकम टैक्स 2 बार नहीं ले रहे, हम आपसे कंजम्पशन टैक्स 2 बार नहीं ले रहे, हम एक ही बार अलग अलग 2 टैक्स ले रहे हैं। कितना बढ़िया जस्टिफिकेशन है। आइए आगे चलते हैं। तो उस जमाने में टैक्स इवेजन होता था हमारी कंट्री में बहुत। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी। अच्छा, टैक्स की चोरी कोई अच्छा। कब करता है? देखिए बेवकूफ, आप अपने घर वालों से झूठ आप कब बोलोगे? जब वो आपके ऊपर 100% रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। हाँ। के बाद जरा भी पकड़े जाने पर वो आपको उल्टा लटका दे, तो फिर आपको फिर झूठ बोलने के बड़े सारे तरीके सोचने पड़ेंगे कि भाई कैसे बचें कैसे बचें। तो उस जमाने में यही यस। था। सुन के भी हैरानी होती है कि उस समय कंपनीज यूज्ड टू पे 50% टैक्स। इफ यू आर अर्निंग 50 रुपीज, पे 25 रुपीज टैक्स। ओह अच्छा। उस जमाने में एक बड़ी कहावत फेमस थी कि कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा आधा करोड़पति, क्योंकि 1 करोड़ आप कमाओगे 50 लाख टैक्स लग जाएगा। ठीक है जी। तो यस। 50% इनकम टैक्स का रेट हुआ करता था। इस रेट को सरकार ने कहा देखो यही तो प्रॉब्लम है, आप उनसे इतना ज्यादा मांग रहे हो फिर वो थोड़ा सा भी नहीं देते, थोड़ा सा कम अच्छा। करो। और उस रेट को इन्होंने 30% किया। राइट नाउ दिस रेट इज 25% विद सम कंडीशंस। ठीक है, तो ये किया इन्होंने, सबसे पहले टैक्स को थोड़ा सा रेट उसका गिराया। ये सारी चीजें फिस्कल पॉलिसी के अंदर आती है, बिकॉज़ दिस रिलेट्स टू द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ओके। उन्होंने इनकम टैक्स के रेट्स को भी थोड़ा सा कम किया, उन्होंने कंपनीज के टैक्स के रेट्स को भी कम किया। उसके बाद 1990s में ही जीएसटी एक बार फर्स्ट टाइम इस पर एक पेपर लॉन्च हुआ था जीएसटी के ऊपर। अब आप ये सोचो 1990-95 में कोई टैक्स के बारे में बात हुई है जो 2017 1 जुलाई को जाके लॉन्च हुआ है। 1990 में बात हो गई थी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। उन्होंने कहा था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है ना उसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स, अलग अलग रेट, अलग अलग स्टेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट्स होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि हर और बार इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स, लग रहा है। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स में एक और प्रॉब्लम थी, उसमें एक ही टैक्स एक ही चीज पे 2-3 बार ले लिया जाता था। दिस अच्छा। यूज्ड टू बी कॉल्ड यस। दिस यूज्ड टू बी कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। ओके उन्होंने कहा ओके। जी ये नहीं चल पाएगा, थोड़ा रैशनलाइज करो। तो उस समय भी रैशनलाइज किया, पर अब आप देखो 1 जुलाई 2017 लग गई तब जाके थोड़ा इन्होंने जीएसटी पास किया। यस सर। अच्छा, जीएसटी पास करने के बाद इन्होंने एक नया जुमला गाना शुरू कर दिया,
आपने भी शायद सुना होगा, वन टैक्स वन मार्केट, कि पूरा देश अगर एक है तो टैक्स भी पूरे देश में एक ही लगना चाहिए। उन्होंने कहा जीएसटी लगाते हैं हम तो। अच्छा। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जीएसटी के अंदर आप 11th क्लास में सेंट्रल भी पढ़ चुके हो, स्टेट भी पढ़ चुके हो, इंटीग्रेटेड भी पढ़ चुके हो, और एक और भी Yes, जीएसटी sir. होता है, वो स्टेट्स को कॉम्पनसेशन के लिए होता है। एक और भी होता है, जीएसटी के अंदर ही 4-5 जीएसटी है। वन नेशन वन टैक्स एक अच्छा। जुमला है, पर आप पेपर में लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। Okay. तो एक काम कीजिए, आप टैक्स रिफॉर्म वाला पूरा पॉइंट पढ़िए अच्छे से।